नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑफ एजुकेशन में। देखिए, हम अपना कंटिन्यू अपना सिलेबस करेंगे। हमने अभी तक जो है आपके सामने पॉलिटी के लिए सभी वर्ड्स जो हैं डिस्कस किए हैं। जनतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, उदारवाद क्या है, और ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमारे संविधान की प्रोसेस, किस प्रोसेस से गुजर कर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें अंग्रेज़ों का कितना योगदान रहा, हमारा भारतीयों का उसमें कितना योगदान रहा, ये सब हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। और आइए अब हम जो है अपने संविधान के बारे में शुरू करते हैं। आज हम जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। आज हम भाग 1 डिस्कस करेंगे। इसमें हम आर्टिकल 1 देखेंगे, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 और कुछ 2-3 चीज़ें और देखेंगे। जैसे देखेंगे हम विशेष राज्य के दर्जे का क्या अर्थ है। और दूसरा दोस्तों हम देखेंगे संघ क्या है, संघ राज्य क्या है। सॉरी, दूसरा जो है हम देखेंगे संघ राज्य, यानी कि जिसे हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। संघ राज्य क्या है और उसकी अवधारणा क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी और क्या उसके अंदर जो है अधिकार गवर्नमेंट को होते हैं, क्या उसकी लोकल बॉडी के अधिकार क्या होते हैं। ये सब हम आज जो है चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका हम बेसिक से बिल्कुल डीप से शुरुआत करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, ये है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय बहुत सारी विघटनकारी शक्तियाँ जो है कार्य कर रही थी। देश आज़ादी का झटका जो है पहले ही झेल चुका था 1947 में। उसके बाद भी जो है कुछ हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और जो है कुछ जगहों पर जो है अलग अलग भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग उठ खड़ी थी। तो ये उस समय एक जो है बड़ी भारी समस्या देश के सामने आ खड़ी हुई थी। तो और उससे पहले जो है संविधान निर्माताओं को ये ज्ञात था कि ये सब समस्याएं जो हैं आगे आने वाली हैं। तो इसके बारे में भी संविधान की जो है बैठकों में काफ़ी चर्चाएं हुई कि इसमें संघ को मजबूत रखा जाए या जो है राज्य को मजबूत रखा जाए। इसमें जो है काफ़ी इसके बारे में चर्चा हुई। तो इसके बारे में ये सोचा गया कि जैसे अभी तक जो है हम जो है बंटवारे का जो है झटका अभी तक झेल रहे थे, तो उसमें जो है राज्य को कमज़ोर करके और संघ को जो है ज़्यादा शक्तियाँ देने का जो है इसमें प्रावधान हमारे संविधान बनाने वालों ने किया। तो उसमें क्या, एक तो देखिए सबसे बड़ी समस्या तो हमारे देश के सामने ये थी कि हमारे नेता जो हैं, क्रांति के नेता जो हैं नहीं थे। वो मूवमेंट, हमारे सभी नेता जो है मूवमेंट की उपज थे। वो कभी जो है जवाहरलाल नेहरू जैसे हैं, वो कभी गांधी के संरक्षण में, कभी लॉर्ड माउंटबेटन के संरक्षण में। इस तरह से जो है हमारे देश के नेता जो है मूवमेंट से निकले हुए नेता थे। अगर वो जो है क्रांति जैसे चीनी क्रांति या रशियन क्रांति, इन सब के जो नेता निकले, उन्होंने जो है अच्छे तरीके से अपने देश को संभाला। उस तरीके से जो है अगर हमारे पास भी ऐसे क्रांति के नेता होते तो थोड़ा कुछ बेहतर हो पाता। लेकिन अब उसके बाद भी जो है कुछ चीज़ें जो हैं आज़ादी के बाद ऐसी घटी। जवाहरलाल नेहरू के जो है दाएं हाथ कहे जाने वाले जो है कृष्णा मेनन जी जो है आगे चलकर जो है तिब्बत के, चाइना के लिए पहले राजदूत बने, आगे अमेरिका में जाने वाले पहले राजदूत बने। तो उन्होंने जो है एक स्पीच दे दिया था, उन्होंने तिब्बत को जो है आज़ाद देश घोषित कर दिया था। तो उस समय जो है चीन में माओ जेडोंग का जो है शासन चल रहा था, जिससे माओ जेडोंग जो है भड़क गए। तो बाद में जो है इन्होंने अपने स्पीच के ऊपर क्लैरिफिकेशन भी दिया, लेकिन जो है तब तक जो है बात
जो है हाथ से निकल चुकी थी और भारत और चाइना के रिश्ते जो है ख़राब हो चुके। उसके बाद एक ये हुआ कि 1959 में दलाई लामा को जवाहरलाल नेहरू ने एक निर्वासित सरकार का जो है मान्यता प्रदान कर दी, उन्हें अरुणाचल प्रदेश में संरक्षण दे दिया, जिससे भारत और चाइना के रिश्तों में और खटास पैदा हो गई। और इन्हीं सब चीज़ों में, क्योंकि हमारे नेता जो है मूवमेंट के और संरक्षण के नेता थे, ये चीज़ों को उतना अच्छे क्लियर जो है कर नहीं पाते थे जितना कि जो है दूसरे जो है जैसे चीन के नेता थे, रशियन नेता थे, वो जो है स्वतंत्र रूप से जो है बिल्कुल अपने देश को लेकर चले थे और वो जो है अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख पाते थे। ये सब कुछ कमियां रही थी जिनके कारण थोड़ी हमें समस्याएं झेलनी पड़ी, थोड़ी या बहुत समस्याएं झेलनी पड़ी, जिसके बाद चाइना ने हमारे ऊपर जो है आक्रमण कर दिया था। उसके बाद बहुत सारी हमारी ज़मीन और बहुत सारे जवान और बहुत सारा पैसा उसके अंदर बर्बाद हुआ। ये सब जो है कुछ आज़ादी के बाद की गलतियां थी, लेकिन फिर भी जो है वही डी बसु साहब ने कहा है कि कुछ तो ऐसा है हमारे संविधान और हमारे लोगों में जो इतनी सब कमियों के बावजूद भी जो है 70 साल से चल रहा। तो चलिए अब हम देखते हैं, इनमें अपने आर्टिकल शुरू करते हैं। आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में दोस्तों क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। और आर्टिकल 2, संसद नए राज्य की स्थापना कर सकता है। संसद नए राज्य की स्थापना कर सकता है। आर्टिकल 3, संसद को नए राज्यों के निर्माण, संसद को नए राज्यों के निर्माण तथा राज्य क्षेत्र में परिवर्तन, राज्य क्षेत्र में परिवर्तन आदि का जो है अधिकार होगा। आर्टिकल इसमें जो है एक पूरी आर्टिकल 3 में जो है एक प्रक्रिया बताई गई है कि ये सब जो है घटनाएं किस तरीके से होंगी। उस प्रक्रिया को हम जो है अभी समझेंगे कि संसद जो है क्या क्या कर सकती है। पहले हम यही देख लेते हैं कि संसद जो है क्या क्या कर सकती है। इसमें पहला दोस्तों है विद्यमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। विद्यमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, परिवर्तन कुछ राज्य या संघ अथवा दोनों की सीमा में परिवर्तन, राज्य अथवा संघ राज्य या दोनों की सीमा में परिवर्तन, दोनों की सीमा में परिवर्तन, और जो है इनके नाम बदलने या इनकी दोस्तों जो है सीमा घटाने या बढ़ाने संबंधी जो है अधिकार संसद के पास है। और ये सब जो है एक प्रक्रिया के तहत, ये सब एक प्रक्रिया के तहत होगा। वही प्रक्रिया जो है दोस्तों अब हम देखेंगे, नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। नए राज्य की निर्माण की प्रक्रिया।
देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें जो है मैं खुद एनसीईआरटी और साथ में लक्ष्मीकांत, इन दोनों चीज़ों से जो है मर्ज करके आपको पूरे तरीके से इतना डीप आपको कवर करवाऊंगा कि आप जो है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, एसएसटी के लिए, टीजीटी हो, पीजीटी हो, अपना हिस्ट्री पॉलिटी अलग से, हम जो है हर सब्जेक्ट कवर करेंगे। और ये जो आपको हर स्टेट पीसीएस प्री से लेकर और यूपीएससी प्री तक के लिए आपको पूरी डीप नॉलेज, ये बिल्कुल जो है जीडी या ग्रुप सी डी के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ये क्लासेस नहीं हैं। तो इन्हें सिर्फ वही लोग देखें जो टीचिंग या यूपीएससी या पीसीएस या एसएससी इन चीज़ों की तैयारी वो कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया, और ये किस तरीके से होगी। संबंधी प्रस्ताव, यानी कि इससे संबंधित प्रस्ताव या विधेयक, उसे हम विधेयक या जो है संकल्प, मतलब संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। पेश कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो है इसके लिए ज़रूरी है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति इसके लिए दोस्तों ज़रूरी है। आप कॉपी पेन लेके बैठें और मैं जो बोल रहा हूँ साथ साथ आप उनके नोट्स बनाएं, और इतना भरोसा रखें कि ये चीज़ें जो हैं आपकी, ये आर्टिकल आप किसी भी एनसीईआरटी से कवर करेंगे या लक्ष्मीकांत से करेंगे, आपको इससे ज़्यादा जो है उसके अंदर नहीं मिलेगा। मैं 2-3 चीज़ों से मर्ज करके जो है आपको ये क्लासेस करवा रहा हूँ। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है। अब हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति क्यों ज़रूरी है। कोई आपसे पूछ ले कि इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति क्यों ज़रूरी है। अब ये समझिए दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है संघीय राज्य व्यवस्था का जो है प्रधान होता है, और संघीय राज्य व्यवस्था का प्रधान होने के नाते उसे इसलिए हर राज्य के निर्वाचित विधायक, आपको अगर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली अगर पता होगा, नहीं होगा तो हम आगे आएगा उसके लिए डिस्कस करेंगे कि उसके निर्वाचन प्रणाली में जो है प्रत्येक राज्य के निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और वो उसे वोट देकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो वो उसे वोट देकर चुनते हैं, इसलिए ये समझा जाता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उन विधायकों की इच्छा को भी हम जो है जान सकेंगे, जिस मतलब इलाके या जिस क्षेत्र में जो है परिवर्तन होने वाला है, उनकी भावना को जानने का प्रयास जो है इसके माध्यम से किया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी होती है। लेकिन इसमें जो है दोस्तों कंडीशन ये भी है कि राष्ट्रपति पर, इसके लिए क्या होता है, फिर उसके बाद जो है उस क्षेत्र या जिस राज्य में परिवर्तन होने वाला होता है उसके पास जो है सलाह के लिए एक संकल्प भेजा जाता है। हालांकि वो सलाह ना राष्ट्रपति पर बाध्य होती है और ना ही संसद पर, वो इन दोनों में से किसी पर भी बाध्यकारी नहीं होती है। केवल बस राज्य से एक तरीके से पूछा जाता है कि हम आपके जो है इस क्षेत्र में परिवर्तन करने जा रहे हैं या मर्ज करने जा रहे हैं, जो भी उससे संबंधित संकल्प होगा। लेकिन अब एक पॉइंट यहाँ ये भी बनता है कि कोई आपसे पूछ ले कि जब उनकी जो है राय मान्य या बाध्य ही नहीं है, तो इतने लंबे चौड़े प्रोसेस की ज़रूरत क्या है कि राज्य के पास जो है संकल्प भेजा जाए कि उनसे सलाह ली जाए। देखिए इस चीज़ के लिए जो है हम पहली क्लासेज में भी डिस्कस कर चुके हैं कि राजतंत्र में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ क्या है दोस्तों, जनतंत्र है। जनतंत्र और लोकतंत्र में जो है दोस्तों विमर्श का बड़ा महत्व होता है। विमर्श का बहुत महत्व। विमर्श का महत्व दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए कोई संघ सरकार से कोई ऐसा पॉइंट छूट रहा हो जो संबंधित राज्य सरकार ऐसी कोई सलाह दे जो
जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिस कर रही हो। इस हमारे देखिए दोस्तों, आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि जब हमारा संविधान बन रहा था, जब उसकी कमेटी बनाई गई थी अलग अलग, और जब भी उनकी बैठकें होती थी, जब भी उनकी आपस में किसी टॉपिक पर बहस होती थी, तो पूरे संविधान में पूरे 2 साल 18 दिन में किसी भी टॉपिक पर कभी भी जो है वोटिंग नहीं हुई। जितने भी फैसले लिए गए वो विमर्श के माध्यम से ही लिए गए। और देखिए जो है वोटिंग हमेशा दोस्तों एक कट्टरता या एक जो है डिफरेंस दो आदमियों के बीच पैदा करती है। ये हम अपने समाज में भी वोटिंग से देख सकते हैं। इसलिए संविधान बनाते टाइम भी जो है विमर्श को सबसे ऊपर रखा गया था और वोटिंग को उसके बाद। हालांकि वोटिंग उसमें करवाई ही नहीं गई किसी भी टॉपिक पे, इसलिए पूर्णतः जो है हमारा संविधान विमर्श के माध्यम से ही बना हुआ है। और इस विमर्श इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि इसके लिए हम एक बार एक घटना का हम जिक्र कर लेते हैं। 2008 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो जम्मू कश्मीर तो आपको पता होगा कि हाई कोर्ट के जज जो है कॉलेजियम के माध्यम से जो है नियुक्त होते हैं। उस समय जो है जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के जज के लिए एक उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनको अपॉइंट करना था। उसके लिए जो है फिर मनमोहन सरकार ने उससे संबंधित जो है आर्मी के इंटेलिजेंस ब्यूरो और हमारी आईबी और इन सब से उस व्यक्ति के बारे में जो है रिपोर्ट मंगवाई गई। तो उसका संबंध जो है दोस्तों लश्कर ए तैयबा से मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद जो है अश्विनी कुमार जी उस समय जो है कानून मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कॉलेजियम की इस को जो है रद्द कर दिया था और जो है उनका जो है नियुक्ति रोक दी गई थी। अब आप समझिए कि विमर्श कितना ज़रूरी है। विमर्श के माध्यम से अगर वो व्यक्ति जो है हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हम आगे पढ़ेंगे कि उन्हें हटाना कितना जो है भारी भरकम काम होता है। इसीलिए जो है विमर्श वहाँ पर काम आया था। अब इसीलिए दोस्तों अब भी है कि जो है केंद्र सरकार और जो है सुप्रीम कोर्ट के बीच आप देखते हैं कि पूरा आपस में उनकी खिंची रहती है। उसका कारण यही है दोस्तों कि इसकी घटना मैं आपको एक और बता देता हूं कि मोदी सरकार एक जो है अमेंडमेंट लेकर आई थी 99वां, जो है सुप्रीम कोर्ट ने JS खेर की कमेटी ने जो है रद्द कर दिया था। लेकिन उसके बाद मोदी सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है अड़ गई थी कि आपको एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है लेकर आना ही पड़ेगा। और उन्होंने कुछ खामियों के साथ कुछ उदाहरण भी दिए थे। एक घटना मैं आपको बताता हूँ कि अल्तमस कबीर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस थे और उनकी बहन जो है कलकत्ता में हाई कोर्ट में वो बोलते हैं एक एडिशनल जज नियुक्त की गई थी। और उसकी नियुक्ति पर कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने जो है बड़ा वो किया था, ऐतराज़ जताया था कि जो है ये बड़ी मीडिएटर टाइप की लेडीज़ हैं, इन्हें कानून की अच्छी कोई नॉलेज भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस जो है अपनी कॉलेजियम की कमेटी में वो जो जिसको जो है बनाता है, लगभग उनकी जो है 5 आदमियों की सिफारिशें लगभग चीफ जस्टिस के फेवर में ही जाती हैं। तो उन्होंने जो है अपनी बहन को वहाँ एडिशनल जज के तौर पर बनवा दिया था। तो ये ऐसी बहुत सारी खामियां जो है मोदी सरकार ने पेश करी थी कि आप जो है एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है ले करके आएँ जिससे जो है पारदर्शिता बनी रहे। और इसीलिए जो है जनतंत्र में दोस्तों विमर्श जो है हमेशा एक पारदर्शी और न्यायिक व्यवस्था को जो है जन्म देता है दोस्तों। RTI भी इसी के माध्यम से लाया गया था, ताकि जो है दोस्तों 2005 में लाया गया था, शायद 2006 में RTI जो है लागू हुआ था। इसीलिए दोस्तों ये भी इसी के तहत कि जो है एक पारदर्शी जो है जो भी व्यक्ति अपने जानकारी चाहे वो एक पारदर्शी तरीके से उसे दी जा सके। क्योंकि भारत में दोस्तों हमारी जो है न्यायिक प्रणाली भी ऐसी ही है भारत की। वो आपको बता दें कि DD बसु साहब ने कहा है कि भारत में मजबूरी की राजनीति,
मजबूरी की राजनीति और जो है राजनीति में बने रहने की मजबूरी। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। राजनीति में बने रहने की मजबूरी ये है कि जब कोई अब आप तो मान लीजिए अभी जॉब लग जाएंगे तो 60-62 साल तक जो है अपने पद पर रहेंगे, लेकिन नेता जो है हर 5 साल में चला जाता है तो उसे राजनीति में बने रहने की उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि जब वो अपने पद पर होता है तो पूरा सिस्टम उसके चारों तरफ घूमता है, और जब वो पद से हट जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए वो उन तमाम पावर्स को अपने पास रखने के लिए जो है राजनीति में बने रहने के लिए जो है वो बड़े ऊटपटांग कई बार फैसले लेता है। इन्हीं चीज़ों को हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि नेता जो है कल्याण की बातें करते रहते हैं, जो ये आपके सामने आके ये जो है अपनी राजनीति में बने रहने के लिए ये सब करते हैं। तो चलिए हम आगे जो है बढ़ते हैं। आर्टिकल 3 तक हमने देख लिया है दोस्तों। आर्टिकल 4 इन्हीं तीनों चीज़ों के लिए बनाया गया था ताकि जो है उसके लिए अलग से कोई अमेंडमेंट ना करना पड़े इन आर्टिकल 2-3 के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 4 जो है हम अपनी अगली क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि उस पर चर्चा जो है थोड़ी लंबी चलेगी। अगर अभी करते हैं तो क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी स्टडी में कुछ भी मेरे द्वारा हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।